गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और घर पे मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि सारा देश अभी कोरोना पेंडेमिक से जूझ रहा है, जिसके कारण सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। किंतु हमें इसको सुधारने के लिए ये तभी सुधारा जा सकता है जब हम एडुकेटेड हों, उसके बारे में कुछ जानकारी हो। तो इसीलिए आप लोग घर बैठे पढ़ाई करें, इसीलिए हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग घर बैठे अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में आप लोग को ये बताया गया था, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में बताया गया था। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में बताया गया था। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हम लोगों ने ये देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या, उसके बारे में जाने थे। फिर ट्रांसपोर्टेशन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में जाने थे। तो प्लांट का तो जो प्रोसेस था ट्रांसपोर्टेशन का वो तो कंप्लीट हो गया है। तो अब बचा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स जो होता है उसे हम कहते हैं क्या है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स बोलते हैं। बात यह है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता क्यों है, वो तो पिछले लेक्चर में आप लोग को बता चुके हैं कि जो भी हमें हमारे बॉडी में सब सेल को जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होती है उसको पहुंचाने के लिए ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। जैसे अब फूड को हम खाएं, जो भी भोजन करते हैं वो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद सेल के द्वारा वो एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड के साथ मिल करके पूरे बॉडी में जाता है, पूरे सेल्स में जाते हैं। और प्रत्येक सेल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसके कारण जिससे एनर्जी रिलीज होता है। वही एनर्जी फिर से हम डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई वर्क करते हैं तो उसमें यूज़ होता है। तो ये जो है वो एक सिस्टम चलता रहता है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। एक सर्कल की भांति ये कार्य करता है, इसीलिए इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, तो डाइजेस्टेड फूड को प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम है। फिर जो भी हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिए वो प्रत्येक सेल तक पहुंचाएगा, और ऑक्सीजन जो इवॉल्व्ड होकर ऑक्सीजन का जब यूज़ हो गया, यूटिलाइज्ड होने के बाद CO2 निकला, CO2 को प्रत्येक सेल से लेकर के फिर लंग्स तक पहुंचाएगा, और लंग्स उसको नोज के द्वारा बाहर कर देगा। फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको भी बाहर करने का काम किसका है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। तो हम अब सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक मास ट्रांजिट सिस्टम है जो सभी एनिमल्स में रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों होते हैं, तो टू कैरी, बहुत सारे चीज़ों को रिक्वायर्ड मटेरियल्स को कैरी करने के लिए कहाँ से कैरी किया जाता है, तो या तो एटमॉस्फेयर से सेल तक ले जाने का काम करेगा, या सेल से एटमॉस्फेयर तक ले जाने का काम करेगा, है ना। तो ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग टाइप से देखा जाता है। जैसे अब सबसे फर्स्ट तो इवॉल्व्ड हुआ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिम्स। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिम्स एकमात्र कौन सा है, तो वो प्रोटोजोआ है ना। तो प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिम्स है। तो उसमें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिम्स प्रोटोजोआ है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो इतनी सा तो है, तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो सिंगल सेल है, और जितना भी वो अपना लाइफ प्रोसेस का काम करता है वो सिंगल सेल के द्वारा ही करता है। अब सिंगल सेल के द्वारा ही करता है, उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में। वो डायरेक्ट ऑक्सीजन लिया और डायरेक्ट CO2 रिलीज कर दिया। उसको जब इतनी सा है तो उसको इधर उधर बड़ी में ले जाने की क्या आवश्यकता है, कुछ है नहीं। तो डायरेक्ट लेता है और डायरेक्ट रिलीज कर देता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट भी वो डायरेक्ट बड़ी सेल से ही क्या कर देता है, वो रिलीज कर देता है। तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। किसको किसको नहीं है, तो आप जान रहे हैं क्या क्या, तो पोरीफेरा ले लीजिए, स्पोंगीज, ये प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर की बात कर रहे थे। अब मल्टी सेल्यूलर में आ जाते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स जो हैं उनमें भी कुछ जो मल्टी सेल्यूलर जो बने थे वो भी उनमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। कुछ तो मल्टी सेल्यूलर जो थे वो मूव भी नहीं करते थे। तो जब मूव ही नहीं करते हैं तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा। तो जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है तो उनको सर्कुलेशन की आवश्यकता भी नहीं है।
तो यहाँ पे आप स्पॉन्गीज ले लीजिए, तो स्पॉन्गीज में भी सर्कुलेशन की आवश्यकता नहीं होती, उसमें कोई खास तरीके का बड़ी फ्लड नहीं पाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है ना। तो हम उसी की ओर चर्चा करेंगे। अब फिलहाल आप बोर्ड पे देखिए, ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है ना। तो व्हाइट बोर्ड पे आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को आप देख सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं, तो द मास ट्रांजिट सिस्टम ऑफ एनिमल्स इन विच दे रिक्वायर्ड एन इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो मास ट्रांजिट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मास मतलब क्या होता है, किसी भी मास द्रव्यमान को, तो किसी भी मास को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे, कहाँ पे, तो ट्रांजिट सिस्टम मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ऑफ एनिमल्स इन विच दे रिक्वायर्ड एन इंटरनल होती है, एक्सटर्नल नहीं होती है। तो ये हमारे शरीर के अंदर ही होता है, इसीलिए इसको हम इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। किस लिए, तो टू कैरी मटेरियल्स। तो कौन से मटेरियल्स को कैरी करने के लिए, तो लाइक फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रेटरी वेस्ट बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ल्ड सेल कहाँ से, या तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से हम इंटरनल सेल तक पहुँचाएंगे या सेल से एक्सटर्नल वर्ल्ड तक पहुँचाएंगे। टू द सेल्स एग्जिस्टिंग इन द इनर मोस्ट डेप्थ ऑफ द बॉडी इज। तो अब हमारे बॉडी के अंदर इनर मोस्ट डेप्थ में जो सेल है वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिम्स के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स हैव डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स जैसे प्रोटोजोआ को ले लीजिए, डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके सेल्स डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं किसके, तो एनवायरनमेंट के। किस लिए, तो एक्सचेंज दी गैसेस, गैस को एक्सचेंज करने के लिए, और रिलीजिंग एक्सक्रीटरी वेस्ट के लिए भी। तो द रिलीजिंग एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ बाई मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट के जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्टली मूवमेंट के कारण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम साइक्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो सम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स, कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स जैसे स्पोंगीज, पोरिफेरा फाइलम का है, सेलेंट्रेटा को ले लीजिए, निडेरियंस है, एंड फ्लैटवर्म्स को ले लीजिए, प्लेटीहेलमिन्थस है। लैक दी कॉम्प्लेक्सिटी, उनके बड़ी कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, सिंपल तरीके से होते हैं, इसीलिए उनको, और कुछ कुछ जो होते हैं वो तो मूव भी नहीं करते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ मूव करते हैं फिर भी उनको कॉम्प्लेक्सिटी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई मटेरियल्स को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके मल्टी सेल्यूलर तो हैं लेकिन उनमें स्पेशल टाइप का ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे इवॉल्व्ड हुआ था, आपको बताया जा चुका है कि सबसे पहले जो था वो एक केवल सेल का ही बना हुआ होता था, फिर बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण किया। तो ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनिम्स है। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनिम्स में ऐसा कुछ होता नहीं, प्लांट भी टिश्यू लेवल ही ऑर्गेनिम्स हैं, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कोई खास फ्लड नहीं होता है ना। तो जो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनिम्स पाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लड पाया जाता है। जो टिश्यू लेवल पे हैं उनमें कोई स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लड नहीं पाया जाता इधर उधर के लिए। तो यहाँ पे आपको तो पाया नहीं जाता है, तो वाटर के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होता है कोई भी रिक्वायर्ड मटेरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे पोरिफेरा में जो होता है वो गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी के द्वारा होता है। अब आप सेलेंट्रेटा को ले लीजिए, वो बड़ी कैविटी के द्वारा ही होगा, निडेरियंस। फिर फ्लैटवर्म्स का सेम कंडीशन है। तो लैक दी कॉम्प्लेक्सिटी, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी की कमी होती है। मेटाबॉलिक डिमांड्स, तो उसमें मेटाबॉलिक डिमांड्स कम होते हैं। सो दे डो नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड फ्लड टू ट्रांसपोर्ट द रिक्वायर्ड मटेरियल्स कंप्लीट। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके समझ चुके होंगे। अब कुछ मल्टी सेल्यूलर एडवांस्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स होते हैं। तो कुछ एडवांस्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स में होते क्या है कि उनमें बड़ी फ्लड की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो मूव करते हैं, भोजन पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसीलिए चूँकि अब प्लेटीहेलमिन्थस भी मूव करते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर होता है। प्लेटीहेलमिन्थस ले लीजिए, एसेलहेलमिन्थस ले लीजिए, ये बॉडी के अंदर होता है। पैरासाइट्स है, होस्ट है, और ये कौन सा होस्ट है, तो इंडोडर्म होस्ट है। तो इक्टोडर्म को छोड़ करके जो इंडोडर्म्स है वो ज़्यादा इधर उधर तो हाथ पांव मारते नहीं, उनको आसानी से भोजन मिल जाता है, तो उन्हें ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी की कमी है। लेकिन जो
इक्टोपैरासाइट्स हैं, उनको भोजन पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उनके बड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो उन्हें स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लड की आवश्यकता होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स के लिए, है ना। तो हम अब कुछ एडवांस्ड ऑर्गेनिम्स के बारे में जानेंगे कि उनका सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप से होता है। तो हम मोर कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड एनिमल्स के बारे में जानेंगे। तो मोर एडवांस्ड एनिमल्स किसको बोलते हैं? तो एनालिड्स टू कॉर्डेट्स। तो फाइलम आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो एनालिड्स से जो कॉर्डेट्स तक जो भी आते हैं वो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है और ब्लड सर्कुलेशन के लिए। और एक छोड़ दिया जाए तो कौन, बीच में एक छोड़ दिया जाए तो आपका एक स्टारफिश जो आता है वो, उसको अगर छोड़ दिया जाए, इकाइनोडर्मेटा के कैटेगरी में आता है, तो इकाइनोडर्मेटा को छोड़ दिया जाए तो सभी में क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड या फिर लिम्फ जो भी बड़ी फ्लूइड की आवश्यकता होती है और उसके पहले के जानवरों में, पहले के फाइलम में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मोर कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड एनिमल्स एनालिड टू कॉर्डेट्स, एक्सेप्शन में क्या आ गया, तो एक आ गया इकाइनोडर्मेटा। तो रिक्वायर स्पेशल काइंड्स ऑफ बडी फ्लड। तो एक स्पेशल काइंड्स ऑफ बडी फ्लड उसमें पाए जाते हैं जिसको हम ब्लड या लिम्फ बोलते हैं या फिर टिश्यू फ्लड भी बोलते हैं। तो वो बडी फ्लड की आवश्यकता होती है, वो ब्लड एंड लिम्फ जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसका यहाँ पे लिखा दिए। ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स किसके लिए ज़रूरी है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए। टू एंड फ्रॉम टिश्यू ऑफ द ब्लड ऑफ द बॉडी। तो अब दिस फ्लड्स, तो ऐसा नहीं है कि ये फ्लड जो है केवल ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करते हैं, और उसके अलावे भी कुछ एडिशनल इनके वर्क होते हैं। तो क्या वर्क होते हैं, तो सम एडिशनल फंक्शंस दैट इज ट्रांसपोर्टिंग द हार्मोन्स टू टारगेट साइट्स। तो टारगेट साइट्स कुछ हार्मोन्स को टारगेट साइट्स तक पहुंचाने का काम करता है, या फिर तो वो तो ये इम्पोर्टेंट फंक्शंस में माना जाता है। ठीक है, तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोगों को जानना है, बड़ी फ्लड जो होते हैं वो हमारे शरीर में 2 टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बड़ी फ्लड, 2 टाइप्स ऑफ बड़ी फ्लड हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो एक जो होता है वो क्या होता है, तो इंट्रासेल्यूलर फ्लड होता है, इंट्रासेल्यूलर बड़ी फ्लूइड होता है, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर बड़ी फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर बड़ी फ्लूइड। तो आप देख सकते हैं, तो इंट्रासेल्यूलर बड़ी फ्लूइड जो हो गया वो साइटोप्लाज्म हो गया। तो मतलब ये जो है वो इनसाइड द सेल है, क्या है, इनसाइड द सेल। तो अब सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, तो वो तो सभी को मालूम है कि क्या 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 होता है इनसाइड द सेल। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। तो ये सभी क्या हैं, तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में आते हैं। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होते हैं सराउंडिंग द सेल होता है। ये कहाँ पाया जाता है, सराउंडिंग द सेल, जिसको हम, तो ये सराउंडिंग द सेल जो आउटर साइड में होते हैं उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर बड़ी फ्लूइड जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो होते हैं उसमें तो एक आपका आ गया ब्लड, फिर आ गया लिम्फ, फिर एक आ गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। ये चूँकि अब सेल के बाहर कुछ बड़ी फ्लूइड होते हैं जिन्हें हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। फिर आपका ब्लड आ गया, लिम्फ आ गया, ये सभी जो हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर बड़ी फ्लूइड में आते हैं। और इंट्रा सेल्यूलर बड़ी फ्लूइड के बारे में तो आप लोग जानते हैं। और बड़ी फ्लूइड जो होते हैं वो हमारे शरीर में
जैसे कुछ हमारे शरीर की बात करें तो इन्फेंट में, बच्चों में, तो जो नवजात बच्चे हैं इन्फेंट में, वो लगभग 80% ऑफ बॉडी वेट होता है, ऑफ बॉडी वेट होता है। क्या होता है? तो हम क्या बता रहे हैं, इन्फेंट में 80% ऑफ बॉडी वेट क्या होता है? तो फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड होते हैं सारे मिला करके। बॉडी फ्लूइड जो होते हैं, अगर किसी बच्चे का वज़न जो है वो कितना है, तो 10 kg है, तो उसमें 8 kg फ्लूइड नज़र आएगा, ठीक है ना। और बाकी जो भी मसल्स वगैरह हैं, बोन्स हैं, वो 2 kg होगा, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड होते हैं। अब अगर हम मेल्स की बात करें, एडल्ट मेल की बात करें, तो 60% ऑफ बॉडी वेट होता है। 60% ऑफ बॉडी वेट क्या होता है? एडल्ट में बॉडी फ्लूइड होता है। अगर हम फीमेल की बात करें, एडल्ट फीमेल की बात करें, तो वो लगभग 50 से 55% होता है ऑफ बॉडी वेट, ऑफ बॉडी वेट होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्फेंट में जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो 80% ऑफ बॉडी वेट होते हैं, एडल्ट मेल में 60% ऑफ बॉडी वेट होते हैं, एडल्ट फीमेल में कितने होते हैं? तो 55% बॉडी वेट का क्या होता है? बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं 60% क्या है एडल्ट में बॉडी वेट का क्या है, तो वो बॉडी फ्लूइड है। तो इसमें सारे बॉडी फ्लूइड मौजूद हैं, दोनों इंटरसेल्यूलर भी है, इंटरसेल्यूलर भी है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है। तो इंटरसेल्यूलर बॉडी फ्लूइड का जो वेट होता है ना, वो इंटरसेल्यूलर बॉडी फ्लूइड, इंटरसेल्यूलर बॉडी फ्लूइड का जो वेट होता है वो लगभग 40% ऑफ बॉडी वेट होता है। कितना होता है? 40% ऑफ बॉडी वेट क्या होता है? इंट्रासेल्यूलर। और अगर हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर बॉडी फ्लूइड की बात करें, एक्स्ट्रा सेल्यूलर बॉडी फ्लूइड की बात करें, तो ये 20% होता है, जिसमें आपका क्या होगा? तो जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको देखने की, ये जो होता है ना, इसको हम ऐसा बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा बोल देते हैं, ये दोनों को ब्लड प्लाज्मा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मात्रा जो होती है वो 50% होता है। कितना होता है? तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड 15%, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो 15%। और अगर हम ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ की बात करें, ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ की बात करें, तो ये लगभग 5% होता है। कितने होते हैं? तो आप ये देख चुके हैं क्या जी, इन्फेंट में 80%, एडल्ट में 60% होता है, और 60% का 40% जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होते हैं, और जो 20% बचा वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, और उसमें भी 15% जो हो गया वो क्या है? तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड बोले, और 5% जो है वो ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ होता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं किसकी? तो अब हम बात करते हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम में, अगर इनको, ये जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। अब ये बॉडी फ्लूइड जो होते हैं वो किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और किस ऑर्गेनिम्स में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस ब्लड का सर्कुलेशन किस टाइप से होता है, या फिर और भी जो बॉडी फ्लूइड हैं उनका सर्कुलेशन और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, उनके कंपोजिशंस क्या हैं, उनके बारे में हम डिटेल्स जानते हैं, ठीक है। तो हम अब यही जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उनके सर्कुलेशन के 2 विधि होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है, और दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये जो होता है वो कॉमन, ये जो होता है वो छोटे छोटे जानवरों में होता है, छोटे छोटे एनिमल्स में होते हैं, लिट जो क्या उसको टिनी क्रीचर्स में होंगे, जैसे आपको कॉकरोच ले लीजिए या फिर बटरफ्लाइज ले लीजिए, तो ये सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। और अगर बड़े बड़े ऑर्गेनिम्स में लीजिएगा तो उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं।
तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसमें ब्लड जो होते हैं वो पूरे बॉडी में क्या होते हैं, एक सिन्यूजेस के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, मतलब कि एक कैविटी बना हुआ होता है, उसी कैविटी में ब्लड होता है और वहीं से वही हार्ट की तरह काम करता है और वहीं से पंपिंग होता है, फिर से वहीं जा कर के स्टोर होगा, ठीक है। और वो खुला हुआ होता है, मतलब कि उसमें, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड जो होता है वो एक कैविटी, एक वेसल्स के माध्यम से, एक ट्यूब के माध्यम से पूरे सेल्स तक पहुंचता है और वो बंद होता है, बंद ट्यूब के माध्यम से सेल्स में पहुंचता है। उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे आप, जैसे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ले लीजिए आप, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए क्या करना है, जैसे हम एक, और ये मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इन्हें ब्लड की आवश्यकता है, यहाँ पे ये चारों तरफ ब्लड की आवश्यकता है, तो ये ब्लड जो है वो डायरेक्ट ऐसे ऐसे पहुँच रहा है, ठीक है ना। अब क्या है, एक और ऑर्गेनिज्म है, इनमें ब्लड की आवश्यकता है, इधर इधर इन जगहों पे ब्लड की आवश्यकता है। तो यहाँ से ये जो यहाँ पे एक चैम्बर बना हुआ है ब्लड का, अब यहाँ से क्या होता है, ये ट्यूब के माध्यम से इस प्रकार से जाता है। यहाँ पे आपको ब्लड देखने के लिए नहीं मिलेगा, केवल इसके अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको होल बॉडी में ब्लड देखने के लिए मिलेगा। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप कहीं भी कटेगा तो ब्लड गिरेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लड तभी गिरेगा जब कोई कैपिलरीज कटेगा या फिर कोई भी ब्लड वेसल्स कटेंगे तभी ब्लड गिरेगा, अन्यथा ब्लड नहीं बहेगा, बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन एनिमल्स। तो अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो काइंड्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो आपको जैसा कि बता चुके हैं 2 टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो द मोड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच, तो वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो ब्लड होते हैं फ्लोज फ्रीली थ्रू दी बॉडी कैविटीज़, तो वो फ्रीली बॉडी कैविटीज़ में क्या होता है, कैविटीज़ के द्वारा फ्लो करता है। एंड ओपन्स इनटू ऑस्टिया, और जहाँ पे वो ओपन होता है उसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोला जाता है। मतलब ये है कि जैसे अब एक बड़ी कैविटी है, ठीक है, तो ये एक बड़ी कैविटी है, तो अब बड़ी कैविटी में ये ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो इस बड़ी कैविटी को हम ऐसे बोलते हैं हेमोसिल बोला जाता है, इसको हेमोसिल बोलते हैं। बड़ी कैविटी को क्या बोलते हैं, हेमोसिल बोला जाता है। और ये बड़ी कैविटी के द्वारा क्या होता है, ब्लड जो होता है वो सप्लाई होता है। अब और एक ओपन एरिया में मिलता है। बड़ी कैविटी जो है, 2 बड़ी कैविटी, एक बड़ी कैविटी इधर और एक बड़ी कैविटी इधर, दोनों जो है वो एक ओपन एरिया में मिलता है, इसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोला जाता है। तो कंफ्यूज करने की बात नहीं है। तो यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को, द मोड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज फ्रीली थ्रू दी बड़ी कैविटीज़। तो ये बड़ी कैविटीज़ में फ्रीली रूप से बहता है। एंड ओपन्स इनटू ऑस्टिया, और एक ओपन्स एरिया में 2 बड़ी कैविटीज़ मिलते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया बोलते हैं। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कहाँ पाया जाता है, तो ऑल मोलस्कस एंड ऑर्थ्रोपोड्स में क्या होते हैं, तो जैसे पे आप इंसेक्ट्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाए जाते हैं। फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाइए, द मोड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज थ्रू वेसल्स, वेसल्स के थ्रू बहते हैं। अब यहाँ पे विच ब्लड फ्लोज थ्रू वेसल्स, वेसल्स क्या है, तो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, कैपिलरीज भी आते हैं। इनसाइड दी बॉडी इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख लें। तो हेमोलिम्फ एक वर्ड आया है, तो हेमोलिम्फ क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, इसको हम थोड़ा इरेज कर दें क्योंकि ये इसको हम समझ चुके हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो यहाँ पे समझने के लिए आप देखिए, तो यदि अगर ब्लड जो है ना, ब्लड प्लाज्मा में क्या मिला दिए हम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मिला दिए,
इंटरस्टिशियल फ्लड अगर फ्लूइड मिल जाता है तो इसे हम बोलते हैं हेमोलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमोलिम्फ बोला जाता है। ठीक है। अब एक बड़ी कैविटी इधर से गया और एक बड़ी कैविटी यहाँ मिला, ये दोनों जो है वो ब्लड को लेकर के आया। ठीक है, ये दोनों क्या लेकर के आया? ब्लड को लेकर के आया। और एक ओपन एरिया में यहाँ पे इसको छोड़ दिया, दोनों तरफ से ब्लड आ गया। तो इस ओपन एरिया को हम हेमोसिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेमोसिल बोलेंगे। ठीक है ना। तो हेमोसिल और हेमोलिम्फ, और यदि ब्लड प्लाज्मा में इंटरस्टिशियल फ्लड को मिला दिए तो वो हेमोसिल बन गया। ठीक है। तो अब हेमोलिम्फ वही लिखा गया, हेमोलिम्फ डायरेक्टली बाथ्स दी ऑर्गेन्स एंड टिश्यू। तो चूँकि जाहिर सी बात है कि अगर ये बंद नहीं है तो ये ओपन होगा, और ओपन होगा तो वो डायरेक्टली जो है उसी में जितने भी हमारे सेल्स, टिश्यू हैं और ऑर्गेन्स हैं उसी में नहाते रहेंगे ब्लड में। तो वही है। तो हेमोसिल्स जो हेमोलिम्फ जो होते हैं वो डायरेक्टली बाथ द ऑर्गेन्स एंड टिश्यू, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये क्या है? तो द ब्लड सर्कुलेट्स विद इन क्लोज्ड वेसल्स, ये क्लोज्ड वेसल्स में बहते हैं। द ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, इसमें अलग अलग उसको नहीं देखा जा सकता है क्योंकि दोनों मिले हुए होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। फिर ब्लड इज पम्प्ड इनटू बड़ी कैविटी, तो वो जो बड़ी कैविटी था हेमोसिल्स, उसी के द्वारा वो पंप्ड होता है, वही फैलता और सिकुड़ता है, जिसके कारण वही हर्ट का काम करता है हेमोसिल, और वो क्या करता है? तो द ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लड कैन नॉट बी, ये ब्लड इज पम्प्ड इनटू द बड़ी कैविटी कॉल्ड हेमोसिल्स के द्वारा ये पंप्ड होता है, जबकि ये हर्ट के द्वारा पंप होता है वेसल्स में। फिर यहाँ पे नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए नहीं जाते हैं। दे डू नॉट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, इनमें रेस्पिरेटरी गैसेस नहीं होते हैं। तो रेस्पिरेटरी, तो ये इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? जैसे आपको एक फेमस नाम तो याद ही होगा, क्या है? तो हेमोग्लोबिन, तो एक फेमस नाम जो है वो हेमोग्लोबिन है। फिर एक आता है हेमोएरिथ्रिन होता है। तो ये जो लिम्फ होते हैं, ये ब्लड पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? तो हेमोग्लोबिन, हेमोएरिथ्रिन, और क्या होता है? तो एक क्लोरोक्यूरिन होता है, और एक क्लोरोक्यूरिन, हेमोसाइनिन। तो सबसे पहले तो ये जो 4 कौन कौन है? तो हेमोग्लोबिन, हेमोसाइनिन, हेमोएरिथ्रिन, और एक और क्या है? तो एक क्लोरोक्यूरिन है ना। तो हेमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, है ना। हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन जो होते हैं इनके कलर रेड होते हैं, और इनमें Fe+ आयन पाया जाता है। सेकंड में अब आप आ जाइए, हेमोसाइनिन, तो इसका कलर ब्लू होता है, और इसमें चूंकि कॉपर+ आयन होता है ना। हेमोग्लोबिन हो गया। फिर क्लोरोक्यूरिन, तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। क्या होता है? इसका कलर ग्रीन होता है। और एक आ गया आपका हेमोएरिथ्रिन, तो इसके जो कलर होते हैं वो वायलेट होते हैं। तो ये 4 टाइप का पिगमेंट पाए जाते हैं। तो कौन कौन? हेमोग्लोबिन, हेमोसाइनिन, क्लोरोक्यूरिन और हेमोएरिथ्रिन, जो वायलेट कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का और रेड कलर का, ये याद रखिए। तो वही कह रहा है इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते, इसीलिए इसके कलर जो होते हैं ये कलरलेस ब्लड होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, जबकि यहाँ पे आपको कलर वाला ब्लड देखने के लिए मिलेगा। कंप्लीट, तो आप समझ रहे हैं बात को। तो हेमोग्लोबिन, क्लोरोक्यूरिन, हेमोसाइनिन और हेमोएरिथ्रिन, तो ये अलग अलग टाइप के ब्लड देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग
फिर यहाँ पे आप हैविंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट सो दे ट्रांसपोर्ट दी रेस्पिरेटरी गैसेस, तो आप रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में जान चुके हैं, रेस्पायरस। अब आप क्या जानेंगे, तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, है ना। तो हम इंटरस्टिशियल फ्लड अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं सेल में, तो उसको हम कवर नहीं करेंगे अभी। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लड की बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लड में आपको सबसे पहले एक टिश्यू फ्लड देखने के लिए मिला, जो सराउंडिंग दी सेल्स होते हैं, तो जो सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में भी हमको डिटेल्स ज़्यादा नहीं जाननी है। तो हमें मेनली रूप से क्या जाननी है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है उसे के बारे में। तो फर्स्ट जो हो गया वो ब्लड प्लाज्मा, दो ही टाइप का तो होता है, ब्लड प्लाज्मा और दूसरा लिम्फ, ब्लड प्लाज्मा और दूसरा लिम्फ, ये दोनों के बारे में हम जानेंगे। ब्लड प्लाज्मा क्या है और लिम्फ क्या है। ब्लड प्लाज्मा जो है वो ब्लड वेसल्स में बहेगा, और लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स में होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, एक ब्लड वेसल्स और दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, फिर हम आप लोग के लिए एक नए अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।